मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नरों पर चर्चा की थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया सबसे पहली बार, उसके बाद वेंसिटाट, वेरेल्स्ट, फिर कार्टियर, उसके बाद फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर हुआ, क्योंकि उसी के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखो नाम तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन जो पद था ना वो भी काफी शक्तिशाली हो गया पहले से। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ जानेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि शुरुआत के कुछ सालों में गवर्नर के रूप में काम करता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बन जाता है, तो क्या कुछ उसके समय में कार्य हुआ था, क्या घटनाएं घटित हुई थी, उसको क्या दिक्कतें हुई थी, उस समय बंगाल की क्या स्थिति थी, ये सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो 1772 में उसकी पोस्टिंग होती है। कहां पर? अपने बंगाल में। किस रूप में होती है? गवर्नर के रूप में। ध्यान रखेंगे वो गवर्नर के रूप में बंगाल आया हुआ था, और उसका जो कार्यकाल था 1772 से 1785 टोटल, ये हम लोग पढ़ते हैं। कई सारे पुस्तकों में तो सीधा दे देता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल के रूप में आया था। नहीं, ऐसा नहीं है। 1772 में जब उसकी पोस्टिंग होती है तब वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के रूप में उसकी पोस्टिंग हुई थी। ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो 1772 में वो गवर्नर के रूप में आया था, और इस पद पर वो 1774 तक बना रहा गवर्नर के रूप में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बहुत सारी उसको शक्तियां दी जाती है, पावर दिए जाते हैं, और वो जो पद है गवर्नर जनरल बन जाता है। तो अब 1773 में एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये चीजें जो है ना 1774 में हुई। तो 1774 में इसके नाम के बाद, गवर्नर के बाद क्या लग जाता है? जनरल। तो कभी भी प्रश्न पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आपको लगाना है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, उस स्थिति में आपको आंसर लेना है रॉबर्ट क्लाइव। वहीं अगर हम लोग देखें बंगाल के आखिरी गवर्नर, तो वो यही वॉरेन हेस्टिंग्स है। क्यों? देखो 1772 से 1774 तक तो ये गवर्नर के रूप में ही काम किया ना, बाद में 74 में तो गवर्नर जनरल बन गया। देखो बन के तो ये आया था गवर्नर, लेकिन इसी के टाइम पर वो जो एक्ट आ गया और बढ़िया इसकी चांदी हो गई कि गवर्नर जनरल बन गया। अच्छा, एक चीज पूछा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल, मतलब कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो अधिकतर बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। वो और कई सारे पुस्तकों में ना मतलब कई सारी पुस्तकों में सीधे वॉरेन हेस्टिंग्स को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल लिख भी दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। देखो इस समय तक ना जो अंग्रेज थे वो केवल और केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मद्रास जैसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे। तो इसको हम लोग भारत नहीं बोल सकते, और अंग्रेज भी इसको भारत नहीं बोलते थे, वो बंगाल का गवर्नर जनरल ही बोलते थे। आगे चल करके विलियम बेंटिक के समय में जब अंग्रेजों को लगता है कि अरे भाई हम लोगों ने तो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है, तो अब हम लोग यहाँ के साम्राज्य को भारत बोल सकते हैं, तब फिर जो है गवर्नर जनरल, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहला रहा था, वो फिर कहलाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे पहला, तब आपको लगाना है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे, वहां आपको लगाना है विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया होगा। अब वापस आते हैं हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। तो 1772 से 1774 गवर्नर के रूप में, और 1774 से 1785 ये जो है गवर्नर जनरल के रूप में। 85 में ये वापस चला जाता है, क्यों जाता है वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये इसका कार्यकाल था, ध्यान रखना है। 1772-74, फिर 1774 से 85। ये भारत आया था सन 1750 में, मामूली से एक क्लर्क के रूप में इसने अपनी नौकरी शुरू की थी कंपनी में, और फिर तरक्की करता गया, और गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, ये सब पोस्ट ये पाता गया। तो देखते हैं अब। तो देखो जिस समय ये
बंगाल आया, तो उस समय बंगाल की क्या स्थिति थी ये भी देखना बनता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया था, दोहरा शासन कि टैक्स कोई अलग वसूलेगा और शासन कोई अलग करेगा, तो उस टाइप की चीज चल रही थी। और ये जो द्वैत शासन था ये पूरी तरह से असफल रहा था, चौपट हो गया था। कंपनी को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सका था। कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो लोग माला माल हो रहे थे, मतलब कि वो लोग जो है ना बीच में सारा पैसा हड़प लेते थे, खा लेते थे, कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था। वहीं जो बंगाल की जो काउंसिल है ना, जो परिषद थी, उसमें बहुत मतलब क्या कहेंगे भ्रष्टाचार व्याप्त था, या फिर उतना अच्छा वो था नहीं। तो जो गवर्नर होता था उसको सही तरीके से काम करने में दिक्कत आती थी। इसके अलावा 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा जिससे जनता का हालत खराब हो गया होगा। तो ये सब स्थिति थी बंगाल की जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बन के आया। तो देखो ये जो चीजें हैं ना कि बंगाल में जो द्वैत शासन चल रही है, हाँ, और अकाल पड़ा, ये जो सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आला कमान है जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था उन तक भी पहुंच रहा है। तो उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया तो इसको पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा शक्ति दिया था। मतलब कि जब ये 72 में 1772 बोल रहा हूं, जब 1772 में इसकी पोस्टिंग होती है गवर्नर के रूप में, तो इसको थोड़ा सा पहले वाले गवर्नरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पावर दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि तुमको ये जो दोहरी शासन प्रणाली है इसको समाप्त करना है, बंगाल की पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेनी है, मतलब कि अब तुमको शासक बनना है। ये इसको हिदायत दी गई थी और द्वैत शासन को समाप्त कर देना, ये सब इसको बोला गया था। और खुद वॉरेन हेस्टिंग्स काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत कुछ करना चाहता था। जब ये बंगाल आता है 1772 में गवर्नर बनकर के, तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, द्वैत शासन। देखो ध्यान रखना, द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, तो अपने रॉबर्ट क्लाइव ने। ये 1765 के बाद जो अपने मुगल बादशाह थे शाह आलम, उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। बोला कि तुम लोग जो है वहां से राजस्व कलेक्ट करो, लेकिन तुमको वहां पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं निभानी है, सिर्फ तुम पैसा वसूलो, चुपचाप बैठे रहो, ऐश करो। और जो शासन है वो कौन करेगा, नवाब करेगा। नवाब को 53 लाख रुपए देना होगा शासन करने के लिए। तो ये दोहरी शासन प्रणाली थी, द्वैत शासन, मतलब कि एक राज्य और दो लोग वहां पर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने दो लोगों को उप दीवान नियुक्त किया था। एक मोहम्मद रजा खां, उसको बंगाल का उप दीवान बनाया गया था, या नायब दीवान बोलो। दूसरा था राजा सिताब राय, जिसको कि बिहार का उप दीवान बनाया गया था। ये दोनों लोग जो है ना राजस्व वसूली का काम करते थे अंग्रेजों के लिए। तो द्वैत शासन को हटाया गया, तो इन दोनों को भी अपने अपने पदों से हटा दिया गया और इनके ऊपर ना भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। मतलब कि उनको बोला गया कि तुम लोग जो हो भ्रष्ट हो, काफी मतलब गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए तुमको हटाया जा रहा है। बाकायदा उनके ऊपर केस भी चला था। तो ध्यान रखना, द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला चीज इसने क्या किया कि जो परिषद है, मतलब कि जो काउंसिल है, काउंसिल होती थी बंगाल में, तो जो काउंसिल थी परिषद थी, तो काउंसिल या उसको परिषद बोल लो। परिषद और प्रधान, प्रधान मतलब कौन, गवर्नर। परिषद और प्रधान मिलकर के क्या बन गए, राजस्व बोर्ड, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि गवर्नर और इसकी जो परिषद थी, इसको कार्य में सहायता के लिए, मतलब जो बंगाल का गवर्नर होता था ना, उसकी सहायता के लिए काउंसिल होती थी, एक परिषद होती थी। तो ये दोनों मिलकर के, परिषद और गवर्नर मिलकर के क्या बन गए, राजस्व बोर्ड बन गए। राजस्व बोर्ड, देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी थी, उन्होंने क्या बोला था कि तुमको जो है पूरी सत्ता अपने हाथ में लेनी है, पूरा टैक्स कलेक्ट करने से लेकर के बंगाल के शासन संबंधी जो भी नीति नियम है वो सब काम करना है। जो एक राजा करता है, एक सरकार करती है, वो सारा काम तुमको करना है। तो गवर्नर और उसकी परिषद मिलकर के बन गई राजस्व बोर्ड। और इस नाते अब ये लोग जो है ना बंगाल में कर संग्रहक, मतलब कि
टैक्स कलेक्ट करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। पहले ये काम कौन कर रहा था? जो उपदीवान थे, राजा सिताब राय बिहार में, मोहम्मद रजा खां बंगाल में, तो वो लोग ये सब काम कर रहे थे, वो लोग नियुक्त कर रहे थे लोगों को। तो अब जो है गवर्नर, जो ये जो राजस्व बोर्ड है, ये कर संग्रह का मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोगों को नियुक्त करने लगा कि तुम जो है इस स्थान से टैक्स कलेक्ट करोगे, इस टाइप से ये सारी व्यवस्थाएं करने लगी कि कैसे हम लोग जो है कर वसूलेंगे, किस टाइप से क्या नियम बनाया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा जब इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही याद रखो कि राजस्व बोर्ड बन गया, परिषद और गवर्नर, और इन्होंने जो है कर संग्राहकों की नियुक्ति की। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज इसने किया, अच्छा, यहां जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये इसके प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आएगी। हाँ, तो अगली जो इसने अगला जो कदम उठाया वो था कोष। कोष मतलब जो खजाना था ना, मतलब कि बंगाल से जो भी राजस्व एकत्र होता था अंग्रेज वसूल कर रहे थे। मतलब अंग्रेज खुद वसूल नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों ने 2 आदमियों को रखा हुआ था और उनके अंडर फिर बहुत सारे लोग थे, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां। तो जो भी पैसा आता था वो कहाँ जमा हो रहा था, मतलब इकट्ठा रखा कहाँ जाता था? मुर्शिदाबाद में। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी किसी समय में। बंगाल की अगर राजधानी की बात करें ना, तो मुगलों के टाइम पर ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। फिर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद खुद के नाम से एक शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद जब मीर जाफर आता है तो वो फिर जो है ना मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है और वापस फिर मुंगेर से मुर्शिदाबाद राजधानी आती है। और फिर उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग्स है वो फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित करता है। तो जो इनका कोष होता है, खजाना जहां रखा जा रहा था, वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले उस खजाने को, उस कोष को कहां लेकर के आ गया? कलकत्ता में। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में ये सारा खजाना लेकर के आने लग गया। कलकत्ता में पूरा खजाना। मुर्शिदाबाद पहले कहां था? मुर्शिदाबाद में। राजधानी भी याद रखेंगे। इसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत। देखो, जैसा मैंने बताया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके टाइम पर इलाहाबाद की संधि हुई, द्वैत शासन। तो इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। किसके तरफ से? मुगल बादशाह शाह आलम के फरमान के जरिए। और बदले में अंग्रेज मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देंगे प्रतिवर्ष। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि ये जो 26 लाख है हम तुमको क्यों देंगे? मतलब उसका मानना ये था कि जो बंगाल पर जो विजय है, ब्रिटिश विजय, वो हमने अपनी शक्ति से इसको जीता है, तो तुमको हम 26 लाख रुपए क्यों देंगे? उसने बंद कर दिया। तो मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन को वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। देखो, तर्क ये दिया जाता है कि 1772 में ना जो मुगल बादशाह था शाह आलम, जो कि इलाहाबाद में पड़ा हुआ था, दिल्ली नहीं जा रहा था। देखो, 1759 में वो बादशाह बना था, लेकिन लगभग 12-13 वर्ष तक वो दिल्ली नहीं गया हुआ था। क्यों? दिल्ली में रुहेले सरदार जो नजीबुद्दौला, जब हम लोगों ने पानीपत का तीसरा युद्ध पड़ा तो उस टाइम पर वो था, तो उसी के डर से वो जो है दिल्ली नहीं जा रहा था। लेकिन 1772 तक उसकी डेथ हो चुकी थी और 1772 में मराठों की सहायता से शाह आलम दिल्ली के तख्त पर बैठने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ अंग्रेज ये तर्क देते हैं कि जो शाह आलम है उसने तो मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि मराठों ने उसको दिल्ली पर बैठा दिया, तो अब हम उसकी अधीनता क्यों माने? और वैसे भी हमने बंगाल को अपने दम पर जीता है, तो किसी को हम लोग बंगाल के लिए पैसे क्यों दें? तो 26 लाख रुपए ये नहीं देता है, बंद करवा देता है। तो इससे एक तरह से बचत हो गई, इनको एक्स्ट्रा 26 लाख रुपए अब मिलेगा। इसके बाद बात करें हम लोग बंगाल के नवाब की, तो देखो बंगाल का जो आखिरी नवाब था ना, मुबारक उद दौला, मैंने बताया भी था मुबारक उद दौला, तो ये अल्पवयस्क था मुबारक उद दौला। तो इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी माता थी मुन्नी बेगम जो कि मीर जाफर की विधवा पत्नी थी, और उसको जो है ना क्या कहते हैं, नवाब के संरक्षण के रूप में उसको पेंशन दिया जाता था, भत्ता दिया जाता था 32 लाख रुपए कुछ। तो उसने उस 32 लाख रुपए को घटा करके 26 लाख या 16 लाख कुछ तो कर दिया था। मतलब कि यहां पर भी उसने जो है कटौती कर दिया। और ये जो मुबारक उद दौला था ना, जो अल्पवयस्क बालक था, बंगाल का नवाब, इसको 1775 में हटा दिया जाता है, मतलब कि नवाब को भी खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि
पद को खत्म कर दिया जाता है, वो बच्चा जिंदा रहा होगा या नहीं इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है। तो 1775 तक था। इसके बाद अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उसको जो है पूरा का पूरा क्षेत्र दे दिया गया था। केवल इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र उसको नहीं दिया गया था। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको दिया गया था? मुगल बादशाह को। अब मुगल बादशाह ने तो मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेजों के हिसाब से, तो अंग्रेज क्या करते हैं, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब को दे देते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो इलाहाबाद है, कड़ा है, वो तुम्हारा है, तुम ले लो, बदले में हमको 50 लाख रुपए दे दो। वो तैयार भी हो जाता है अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देने को, और मिल जाते हैं। तो यहां अंग्रेजों को 50 लाख रुपए भी मिल गए फ्री फंड का, मतलब कि इलाहाबाद जो कड़ा है वो अंग्रेजों का था भी नहीं, एक तरह से फोगट का मिल गया। इससे पहले भी ना वो अवध के नवाब से 50 लाख रुपए वसूल चुके थे इलाहाबाद की संधि के बाद। तो ये जो है ना, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई, ये सब क्या कहते हैं, प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आएगा अपने वॉरेन हेस्टिंग्स के। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में न्याय संबंधी क्या सुधार, न्याय वाला बाद में देखेंगे, भूमि सुधार हम लोग देखते हैं अब। मतलब कि भू राजस्व, मतलब कि भूमि कर, क्योंकि देखिए किसी भी समय में ना अगर इतिहास में हम लोग जाएं तो जो भी राजा हो या फिर अंग्रेज हो, तो उनके समय में आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भू राजस्व था। किसान जो भी उत्पादन करता था उस पर टैक्स लिया जाता था। तो अंग्रेज जैसे ही बंगाल पर काबिज होते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से किसानों से टैक्स ले तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उतना लॉस ना हो, किस टाइप से क्या व्यवस्था किया जाए। तो सबसे पहले ना जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसी ने प्रयास किया, वही प्रयास करेगा ना, क्योंकि इससे पहले तक तो द्वैत शासन प्रणाली थी। जो राजा सिताब राय था, मोहम्मद रजा खां था, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, तो वो लोग अपने हिसाब से वसूल रहे थे। लेकिन अब जो है ना, जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? अंग्रेजों के ऊपर आ गई, बंगाल के गवर्नर के ऊपर आ गई। हाँ, अब यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसके तहत जो भी काम हुए मैं उसको अलग से बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई ये बंगाल का गवर्नर, मतलब कि बंगाल के गवर्नर के हैसियत से वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। आगे जो जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो उसका भाव और बढ़ जाता है, मतलब कि वो बिल्कुल अपने आप को तोप चीज समझने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। देखते हैं अब भू राजस्व व्यवस्था की उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए क्या क्या नीतियां बनाई थी। तो देखो, सबसे पहले चीज अगर हम लोग इस समय की स्थिति बात करें ना, मतलब जिस समय वो भारत आया तो हालत काफी खराब था। तो क्या कहते हैं, जो मुगलों की जो भू राजस्व नीति थी वो लगभग चौपट हो चुकी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसको अकबर ने शुरू किया था, जो जिसको हम लोग टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। तो वो जो नीति थी काफी अच्छी थी, लेकिन वो पूरी तरह से चौपट हो चुका था। तो अंग्रेजों को सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहला चीज क्या किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के तरफ से कि पंचवर्षीय योजना लाया गया भू राजस्व वसूलने के लिए। पंचवर्षीय योजना मतलब कि जो जमींदार है, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करेगा, उसको कोई क्षेत्र 5 वर्ष के लिए दे दिया जाएगा कि तुम जो है 5 साल तक हमको वहां से टैक्स कलेक्ट करके दोगे। और ये क्षेत्र कैसे दिया जाएगा? बोली लगा करके उसको नीलाम किया जाएगा। मान लो बंगाल का कोई क्षेत्र है, मुंगेर है या ढाका है, तो बोली लगाई जाएगी कि ढाका के लिए, मतलब ढाका से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके कौन देगा। कोई बोलेगा मैं 10 लाख दूंगा, कोई बोलेगा 11 दूंगा, कोई बोलेगा 15 लाख दूंगा, कोई बोलेगा 20 लाख दूंगा। तो जो सबसे ज्यादा देने का वादा करता उसको दिया जाता था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस तरह की व्यवस्था शुरू की। ये कब की थी? इसने 1772। देखो, इसने जो है ना भू राजस्व व्यवस्था को 4 बार बदलने की प्रयास की थी। 4 बार इसने अलग अलग व्यवस्थाएं लाया था, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। तो 5 साल के लिए जमींदारों को जमीन दिया गया, लेकिन जमींदारों को जमीन का वास्तविक स्वामी नहीं माना गया। वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि बंगाल की जितनी भी जमीन है वो हमारी है, मतलब कि अंग्रेजों की है, ब्रिटिश सरकार की है, ब्रिटिश सरकार की नहीं कंपनी की है, ये उसका मानना था। तो जमींदारों को 5 साल के लिए दे दिया गया, जो जितना ज्यादा बोली लगा था उसको दे दिया जाता था। अब यहां पर आप लोग ध्यान दो कि कोई आदमी
आदमी है जिसने ढाका के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया कि मैं 20 लाख रुपए वसूल करके दूंगा। अब उसको जो है ढाका से कम 20 लाख रुपए वसूलना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि टोटल वो 20 लाख रुपए वसूले अंग्रेजों को दे दे, उसके हाथ कुछ न लगे, तो उसने जो मेहनत किया टैक्स वसूलने के लिए जो पैसा लगाया वो तो घाटे में चला जाएगा ना। तो वो तो 20 का 30 वसूलेगा, 40 वसूलेगा, हो सकता है 50 भी वसूलेगा। उसमें कोई भी धरपकड़ नहीं थी, वो अपने हिसाब से कर सकता था। बस अंग्रेजों ने जितना तय किया है उससे अंग्रेजों को मतलब था। उसके ऊपर क्या हो रहा है, जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस व्यवस्था का आगे चल करके क्या हाल हुआ होगा। तो 5 साल के लिए ये दिया गया। और जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज कर्मचारी, उनको ये ठेका लेने की मनाही थी। मतलब वो जो है इस टाइप का ठेका नहीं ले सकते थे। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी अपने नौकर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ठेका ले लेते थे। यहां तक कि कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स भी इस चीज से बच नहीं पाया। उसने भी अपने एक नौकर के बेटे के नाम पर एक ठेका ले लिया, मतलब कि एक अलग से कमाई होती रहे। इसके अलावा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने दूसरा एक काम किया कि जो बंगाल में जो जिले थे ना, वहां पर जो सुपरवाइजर नियुक्त किए गए थे पहले से, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसकी देखरेख के लिए, तो उनके पद को बदल करके उनको बोला गया कलेक्टर। कलेक्टर मतलब आज जैसा कलेक्टर होता है उस टाइप का कलेक्टर नहीं, वो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी, निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती थी। तो सुपरवाइजरों को क्या बोल दिया गया, क्या बना दिया गया, कलेक्टर बना दिया गया। उनकी नियुक्ति जिलों में होने लगी। ये कब की बात है, 1772 में। इसके बाद समय आता है सन 1773 का, जिस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो इस वर्ष क्या होता है, 1773 में 1772 में जिनको कलेक्टर बनाया गया था वो लोग जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो 1773 में भ्रष्ट कलेक्टरों को पदच्युत किया जाता है, हटा दिया जाता है, और उनके स्थान पर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की जाती है। कब, 1773 में। इसके अलावा एक और काम किया जाता है, पूरे बंगाल में 6 प्रांतीय परिषदों की स्थापना की जाती है। ध्यान रखेंगे, 1773 में बंगाल में 6 प्रांतीय परिषदें। एक परिषद तो कलकत्ता में होती थी, केंद्र में होती थी, कलकत्ता राजधानी थी, तो वहां पर एक परिषद होती थी जो गवर्नर की परिषद होती थी। मैंने शुरू में बताया ना कि गवर्नर का जो गवर्नर परिषद, ये दोनों मिलकर के राजस्व बोर्ड बन गए थे। तो उसी प्रकार से 6 प्रांतीय परिषदों की भी स्थापना की गई। कब, 1773 में। अब इसके बाद समय आता है 1776। अब देखो 1776 में क्या हुआ, ये जो 5 वर्षीय वाला जो प्लान था ये इस वर्ष समाप्त होना था, और ये पूरी तरह से असफल रहा था। क्यों, क्योंकि जमींदार जो है वो मतलब कि काफी ज्यादा वसूलने लगे थे। तो ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, और 1776 में इसको बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और 5 वर्षीय प्लान के स्थान पर लाया गया 1 वर्षीय प्लान। ये भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा, ये भी सफल नहीं हो पाया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1776 के बाद 1781 में क्या किया गया, ये जो प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया था, 6 प्रांतीय परिषद 1773 में, इसको 1781 में समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो अपने वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, नई व्यवस्था करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से असफल रहा, उसको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। ध्यान रखेंगे, आगे चल करके जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है ना, तब फिर वो जो है स्थायी बंदोबस्त लेकर के आता है, तो उससे अंग्रेजों को काफी प्रॉफिट होता है। तो यहां पर इसकी भू राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से चौपट रही। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग द्वारा अपने समय में किए गए आर्थिक अथवा वाणिज्य संबंधी सुधारों के विषय में। मतलब कि उसने जो है अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा के मामले में क्या सुधार करने की कोशिश की थी। देखो सबसे पहला चीज तो वही मुगल बादशाह को जो पेंशन दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया, 26 लाख रुपए इनके बचने लगे। इसके अलावा अवध के नवाब को कड़ाई और इलाहाबाद वापस कर दिया गया। इनके पास तो था नहीं, वो तो दूसरे के पास था, तो 50 लाख रुपए वहां से आने लगे। बंगाल के नवाब मुबारक उद्दौला और उसकी जो संरक्षिका थी मुन्नी बेगम, तो उनका जो भत्ता था उसमें कटौती की गई, तो इससे भी इनके पास पैसा जो है बचने लगा था। तो इस तरह से इसने जो है पैसा बचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा
इस समय जो कंपनी के व्यापारी थे उनको जो है ना कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला हुआ था। मतलब कि उनको मिला नहीं था, वो जो दस्तक जो प्रणाली थी ना, जो दस्तक पास जो फर्रुखसियर के टाइम से दिया गया था, आगे चल करके फिर बंगाल के नवाबों ने भी दिया, तो उस चीज का ना अभी भी बंगाल में जो अंग्रेजी व्यापारी हैं, जो कंपनी के व्यापारी हैं, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो वो लोग जो है ना अपना प्राइवेट में भी व्यापार करते थे, व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, तो उसमें भी वो लोग जो है इस दस्तक पास का उपयोग करते थे। तो इससे जो है कंपनी को घाटा होता था। पहले किसको घाटा होता था? नवाब को घाटा होता था, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जबकि कंपनी खुद टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको अब फर्क पड़ने लगा कि उसके जो कर्मचारी बाहर जाकर के अपना अलग से व्यापार कर रहे हैं फ्री में, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फायदा नहीं हो रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने सभी के लिए, मतलब कि ये जो दस्तक जो फ्री पास वाला जो सिस्टम था, इसको समाप्त कर दिया कि भाई अब बंगाल में जो भी व्यापार करे, चाहे वो भारतीय हो, चाहे कोई भी विदेशी हो या फिर अंग्रेज हो, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो कंपनी के लिए काम करेगा उसको फिर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि कंपनी के लिए जो व्यापार करेगा, अगर कंपनी के अलावा देखो क्या था कि कोई सिपाही है, कोई क्लर्क है, कोई अधिकारी है, वो कंपनी के लिए तो काम करता ही करता था, लेकिन उसके अलावा जब वो ड्यूटी पर नहीं होता था, जब वो छुट्टी पर होता था, तो वो अपना व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यापार करता था, सामान खरीदता था, उसको बेचता था, वो उसका व्यक्तिगत लाभ होता था। और ये जो चीज है ना ये जो चीज है ना कंपनी में लीगल था, इसको इलीगल नहीं माना जाता था, लीगल था, कंपनी ही इस चीज को बढ़ावा देती थी। तो अब बोला गया कि भाई सबको टैक्स देना है। तो कितना टैक्स तय किया गया? 2.5%, 5.5% टैक्स सबके लिए, चाहे भारतीय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अंग्रेज हो या कोई भी हो जो बंगाल में व्यापार करेगा, उसको अब 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला चीज उसने ये किया, पहला चीज नहीं, पहले तो वो जो मुगल नवाब जो पैसा वैसा कम करने वाला वो चीज था, बाद में ये सुधार। इसके अलावा बंगाल में जहां जहां पर चुंगी दिया जाता था ना, चुंगी मतलब कि जो कर दिया जाता था, तो इसमें भी कटौती की गई ताकि जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत मिले। चलो 2.5% टैक्स दो, ठीक है, लेकिन हम आपको जो है चुंगी में रियायत देंगे, ये बोला वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मतलब कि तुमको जो है हर जगह पर कर नहीं देना है, चुंगी नहीं देना है। मतलब क्या होता था ना, अलग अलग जगह पर चुंगी गृह हुआ करते थे, शुल्क गृह हुआ करते थे, जहां पर व्यापारियों को टैक्स देना होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 5 स्थानों को छोड़ करके, केवल 5 को छोड़ करके बाकी सभी शुल्क गृह को बंद कर दिया गया। तो ये 5 स्थल कौन कौन से थे? पहला तो था कलकत्ता, यहां पर एक चुंगी गृह, उसके बाद दूसरा था ढाका, तीसरा याद रखेंगे मुर्शिदाबाद, इसके बाद था हुगली, एक था बिहार में पटना। तो इन 5 स्थानों पर चुंगी लिया जाता था और बाकी जितने भी स्थान पर चुंगी गृह थे, चुंगी दिया जाता था, उनको बंद कर दिया गया। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, मतलब कि एक तो 2.5% टैक्स, ये काफी अच्छा था, पहले 5-10% तक लिया जाता था, और जो चुंगी गृह थे उसमें कमी की गई, केवल 5 जगहों पर आप चुंगी देंगे, बाकी सबको बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए था। हालांकि जो अंग्रेज थे, जो अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे, उनको जो है मना कर दिया कि तुमको भी अब टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 2.5% का जो टैक्स था ना, ये 3 चीजों पर लागू नहीं होता था। पहला नमक, दूसरा सुपारी, तीसरा तंबाकू। तो ये 3 चीज पर ना मनमाना टैक्स लिया जाता था। देखो नमक, जो कि भारतीयों के लिए काफी जरूरी चीज होती थी। उसके बाद तंबाकू जो है ना, कौन पुर्तगाली लेकर के आए थे ना तंबाकू, और भारतीय इसके बहुत जल्दी आदी हो गए थे, इसके बिना नहीं रहते थे। तो इस पर भी मनचाहा टैक्स लगा सकते थे, 2.5% वाला इसमें लागू नहीं होता था। तीसरा चीज था सुपारी। तो ये 3 चीजों पर ये 2.5% वाला टैक्स जो है लागू नहीं होता था। ध्यान रखेंगे, नमक, तंबाकू और सुपारी। तो ये जो है ना क्या कहते हैं अपना इसके आर्थिक अथवा वाणिज्य संबंधी सुधारों के अंतर्गत इसको हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब न्यायिक सुधारों के बारे में। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। मेरा जो क्या कहते हैं
डस्टर है वो कहीं खो गया है तो इस कपड़ा से मिटाना पड़ रहा है, माफ़ी चाहूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्याय, मतलब कि अपना जो वॉरेन हेस्टिंग्स था इसने न्याय व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया। तो इसके जो न्यायिक सुधार थे ना वो भू राजस्व सुधारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा सफल रहे थे। मतलब जो भू राजस्व व्यवस्था था वो तो चौपट हो गया, लेकिन इसने जो न्यायिक सुधार किए उसमें इसको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की और इसी कारण से ना इसको भारत में न्याय व्यवस्था का जनक भी बोला जाता है। हालांकि उसने न्याय व्यवस्था को बर्बाद भी किया था, मतलब कि उसका मिसयूज किया था, गलत उपयोग किया था, बताऊंगा मैं आगे इसी वाले वीडियो में। तो बात करें हम लोग न्याय व्यवस्था की तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में मतलब कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो अलग चीज है, वो तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बन करके यहाँ आया 1772 में, तो उसके बाद उसने देखा कि भाई यहाँ तो न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, कोई भी जो है पैसा के दम पर न्याय पा सकता है, न्याय को बदल सकता है, अगर कोई दोषी व्यक्ति है पैसा देके वो छूट सकता है। इस चीज को उसने देखा और न्याय व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने मुगलों की न्याय प्रणाली को अपनाया, मुगल साम्राज्य में मुगल काल में जिस प्रकार की न्याय प्रणाली थी उसको उसने अपनाया और इस काम के लिए उसने औरंगजेब के टाइम पर जो उसकी न्याय व्यवस्था संबंधी जो पुस्तक थी फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीर, तो इसका उसने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। फतवा ए आलमगीर, ध्यान रखना पूछा जाता है आलमगीर, गिरी माफी चाहूंगा, फतवा ए आलमगीरी, ये जो है ना औरंगजेब की न्याय संबंधी पुस्तक थी, तो इसका उसने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अब देखते हैं इसने न्याय संबंधी किस प्रकार के सुधार किए। तो जैसा कि मुगलों के टाइम पर होता था, जो स्थानीय स्तर पर जिला हम लोग जिसको बोलेंगे जिला, तो वहां पर दो प्रकार की अदालतें होती थी, दीवानी फौजदारी। तो उसी टाइप से उसी तर्ज पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी प्रत्येक जिले में दो न्यायालयों की स्थापना की। एक होता था दीवानी, एक दीवानी और दूसरा होता था फौजदारी, दूसरा फौजदारी। अब ये जो दीवानी है फौजदारी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो दीवानी अदालत होती है ना ये रुपया पैसा से संबंधित है, आर्थिक मामलों से संबंधित जो भी मामले होंगे वो दीवानी अदालतों में सुने जाएंगे। वहीं फौजदारी ये चोरी डकैती मर्डर उस टाइप की जो चीजें हैं वो फौजदारी में जाएंगी। देखो फौज शब्द लगा है, फौज का क्या काम होता है, लड़ाई करना, युद्ध करना, तो आप लोग उसी से समझिए कि जो भी हिंसक चीजें हैं वो फौजदारी में आएंगी। और दीवानी मतलब कि रुपया पैसा वाला मामला, मतलब कि जब आदमी कंगाल हो जाता है तो बिल्कुल दीवाना हो जाता है, पगला हो जाता है, तो वो जो है अर्थव्यवस्था संबंधी मामला दीवानी अदालत में। तो प्रत्येक जिले में दो अदालत स्थापित किए गए, दीवानी फौजदारी। और जो दीवानी अदालत होता था ना वो जो कलेक्टर, मैंने बताया 1772 में सुपरवाइजरों को कलेक्टर बना दिया गया, तो कलेक्टरों को सौंपा गया दीवानी अदालत। वहीं जो फौजदारी अदालत है ये भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, फौजदारी अदालत। अब देखिए ये तो जिलों में है, आज भी आप लोगों को पता होगा कि जो जिले में जो अदालत है वहां अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है वहां के फैसले से तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये चीज उस समय भी थी। तो ये हो गया आपका दीवानी जिला में, फौजदारी दोनों जिला में। तो इसके ऊपर होता था अपीलीय अदालत, अपील अदालत, अपील अदालत जो केंद्र में होता था। और केंद्र कहां था उस समय, कलकत्ता। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं मतलब कि अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर के आया, ये किस क्षेत्र का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो ये पूरे क्षेत्र में बंगाल बिहार उड़ीसा में जितने भी जिले उस समय इन्होंने बनाए रहे होंगे स्थानीय स्तर पर, तो वहां पर दो अदालत, दीवानी और फौजदारी। और इसके ऊपर अगर किसी को अपील करना है तो उसके लिए अपील अदालत था। अपील अदालत कहां होता था, केंद्र में। केंद्र मतलब कि कलकत्ता, कलकत्ता उस टाइम पर बंगाल बिहार उड़ीसा की राजधानी थी। तो अपील अदालत कहां पर आएगी, कलकत्ता में, ध्यान रखेंगे। अब देखो कलकत्ता में भी दो प्रकार की अदालतें थी, जैसे कि जिले में दीवानी फौजदारी, तो कलकत्ता में भी ठीक ऐसा ही था। एक होता था सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत,
दूसरा होता था सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस अदालत का कहां पर अपील करना होता होगा। निजामत है ये, आगे दोनों के आगे जो है अदालत जोड़ लीजिए। अगर कोई जिला के दीवानी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो कहां अपील करेगा? सदर दीवानी अदालत में। और फौजदारी वाला मामला को कहां अपील करेंगे? सदर निजामत अदालत। ये दोनों कहां पर थे? कलकत्ता में थे। ध्यान रखेंगे ये दोनों जो है ना, कलकत्ता जो कि राजधानी थी, केंद्र था, वहां पर स्थित थे। सदर निजामत और सदर दीवानी, ये जो सदर अदालतें हैं, यहां पर बंगाल का गवर्नर और उसकी परिषद के 2 सदस्य मिलकर के यहां पर न्याय संबंधी कार्य किया करते थे। और ये जो दीवानी फौजदारी अदालतें हैं ना, ये 500 रुपए तक के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार रखते थे। और यहां पर एक विशेष चीज याद रखिएगा, देखो ये जो अदालतें हैं कौन शुरू कर रहा है? अंग्रेज शुरू कर रहे हैं। अंग्रेज लोग जो कि भारत के नहीं हैं, लेकिन इन दोनों अदालतों में, चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, चाहे वो कलकत्ता वाला अदालत हो, इनमें जो न्याय किया जाएगा वो जो है ना भारतीयों के कानून के हिसाब से होगा। अगर किसी मुस्लिम का केस है तो मुस्लिम विधि से कानून चलेगा, न्याय चलेगा। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू विधि से उसके लिए न्याय चलेगा। मतलब कि हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू व्यक्ति का केस है तो हिंदू कानून लागू होता था, अगर मुस्लिम व्यक्ति का केस है तो मुस्लिम कानून लागू होता था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने बिल्कुल अपना कानून शुरू में ही थोप दिया कि भैया हम लोग जो बोलेंगे वही तुमको करना होगा, मतलब कि न्याय के मामले में। तो ऐसा नहीं था। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून था, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून था। तो ये चीज थी। और 500 रुपए तक के मामले ये लोग सुन सकते थे। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बने सर्वोच्च न्यायालय के विषय में। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये अलग से अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अभी उससे रिलेटेड जो स्पेशल चीजें हैं सिर्फ मैं उसी को बताऊंगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में स्थापित हुआ। देखो एक्ट तो 1773 में बना, लेकिन बनते बनते टाइम तो लगेगा ना। तो ये 1774 के आसपास में बना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता का है, इसका जो अधिकार क्षेत्र था ये केवल और केवल कलकत्ता तक सीमित था। कलकत्ता नगर के अंदर जितने भी भारतीय लोग निवासरत थे, जितने भी अंग्रेज लोग निवासरत थे, वो इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते थे। मतलब कि कलकत्ता के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, वो लोग अगर उनके साथ कुछ होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई अपराध होता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। कलकत्ता के अगर कोई बाहर रहता है तो वो लोग जो है इन दीवानी या फौजदारी अदालतों में जाएंगे। हाँ, तो ध्यान रखना। और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्याय का काम होता था वो अंग्रेजी कानून के हिसाब से होता था, अंग्रेजों के अनुसार होता था। तो ध्यान रखना, ये वाला जो है ना सर्वोच्च न्यायालय, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। वहीं ये जो है दीवानी, फौजदारी, सदर दीवानी, सदर निजामत, ये सब वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर की हैसियत से इनको स्थापित किया था। और इनमें हिंदू मुस्लिम तरीकों से न्याय होता था। जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था, इसमें अंग्रेजी कानून चलता था। और कलकत्ता के अंदर रहने वाला अंग्रेज या फिर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, सिख हो, अगर वो कलकत्ता के अंदर रह रहा है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी कानून के हिसाब से न्याय करवाना होता था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई कलकत्ता के बाहर रह रहा है, मुर्शिदाबाद में रह रहा है, पटना में रह रहा है, ढाका में रह रहा है, अब उसको लगता है कि हमको जो है इस सर्वोच्च न्यायालय में अपने विवाद को लेकर के जाना है, हमको वहां से न्याय चाहिए, हमको ये जो दीवानी है, फौजदारी है, हमको इसमें विश्वास नहीं है, हमको यहां पर जाके केस लड़ना है, तो इसके लिए भी सुविधा था। लेकिन कंडीशन ये था कि दोनों पक्षों की सहमति होना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि कोई एक झोंक बोल रहा है कि नहीं हम लोग कलकत्ता जाके केस लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अगर मिलकर के तय करते हैं कि हाँ भाई हम लोग जो है यहां पर जाकर के अपना मामले को सुलटाएंगे, तो
यहाँ पर आ सकते थे, नहीं तो उनको जो है यही जो जिला वाला है या फिर जो सदर निजामत, सदर दीवानी, यहीं पर अपने मामले की सुनवाई करनी पड़ती थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखना कि जब 1773 में सर्वोच्च न्यायालय बना तो कलकत्ता में एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय भी होता था और दूसरी तरफ ये जो सदर निजामत है, सदर दीवानी अदालत है, ये भी होता था। दोनों अलग अलग काम करता था। जो ये जो चीजें हैं बंगाल के सभी लोगों के लिए था, कलकत्ता के लोगों को छोड़ करके। कलकत्ता के लोगों के लिए तो स्पेशल सर्वोच्च न्यायालय था। तो ये जो है ना हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने इस टाइप से पूरा जो न्याय व्यवस्था था उसको सुधारने का प्रयास किया और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा था। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूं। वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों के अंतर्गत एक चीज बताना छूट गया था जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1776 में विधि आधारित एक पुस्तक छपी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ध्यान रखना, 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, मतलब उसी ने उस चीज को वो करवाया था। तो संस्कृत भाषा में एक पुस्तक छपती है विधि आधारित, मतलब कानून संबंधी पुस्तक थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में छपी थी। तो इसका जो नाम था ना वो आप लोगों को याद रखना है। तो कोड ऑफ जेंटू लॉज, कोड ऑफ जेंटू लॉ, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। लॉज, कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये जो है संस्कृत भाषा में छपी विधि आधारित पुस्तक थी। कब छपी थी? 1776 में, कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसके अलावा जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो वहां का जो न्यायाधीश बनकर के आया था, सर्वोच्च न्यायाधीश, तो उसका नाम याद रखेंगे, एलिजा इम्पे नाम मिलता है उसका। कई स्थानों पर इम्पे को एम्पे भी लिख दिया जाता है। तो एलिजा इम्पे, कई बार पूछा गया ये चीज भी। एलिजा इम्पे कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का पहला सर्वोच्च न्यायाधीश था, एलिजा इम्पे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में उसके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक सुधार कार्य, मतलब कि समाज सुधार संबंधी कार्य। तो ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो भी चोर डाकुओं का खतरा था ना, जो व्यापारियों को लूट लेते थे, तो उनको जो है ना बर्बरता पूर्वक दमन करने की कोशिश की। मतलब पुलिस व्यवस्था थोड़ी चाक चौबंद की होगी, जो भी चोर डाकू पकड़े जाते रहे होंगे उनको अच्छी सजाएं दी जाती रही होंगी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बच्चों को दास बनाना प्रतिबंधित कर दिया। बच्चों को जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था, तो उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। माफी चाहूंगा, मैंने पहले प्रतिबंधित कर दिया ये बोला शायद, तो वो प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, ध्यान रखना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। गीता, भगवत गीता, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस, नाम याद रखना, चार्ल्स विल्किंस। इसने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, चार्ल्स विल्किंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गीता का अंग्रेजी अनुवाद तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। 1781 में क्या हुआ? कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया। कहां पर? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला जाता है, जहां पर अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। देखो, जो फारसी है ना, ये मुगलों की राजभाषा थी, फारसी, और लंबे समय तक अंग्रेजों ने भी फारसी को ही अपने राजकाज की भाषा बना रखी थी। जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, और भी बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वॉरेन हेस्टिंग्स भी, तो ये लोग जो है इन सब भाषाओं को जानते थे। जो कैप्टन हॉकिंस आया था वो भी फारसी भाषा का ज्ञाता था। तो मदरसा खोला गया 1781 में, अरबी फारसी मतलब मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सन 1784 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, बहुत बार ये पूछा जाता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। एशियाटिक सोसाइटी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, और इसके जो संस्थापक का जो श्रेय है एशियाटिक सोसाइटी के माफी चाहूंगा, ये सोसाइटी होनी थी,
एशियाटिक सोसाइटी। तो इसका जो संस्थापक था वो था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे समाज सुधार संबंधी चीज़ें तब उस टाइम पे फिर से इनको पढ़ेंगे। तो देखो एशियाटिक सोसाइटी, इसका काम क्या था? तो भारतीय संस्कृति पर अध्ययन करना एशियाटिक सोसाइटी का काम था। मतलब कि प्राचीन भारत के जो भी ग्रंथ हैं, भारत के जो धर्म है, संस्कृति है, उसका ये लोग अध्ययन करने का काम करते थे, एशियाटिक सोसाइटी। इसके अलावा 1780 में एक और घटना घटित होती है। भारत भूमि में 1780 में पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन होता है बंगाल गजट के नाम से। तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था, बंगाल गजट। इसका संपादक कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नाम याद रखना, पूछा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसको भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र माना जाता है। आगे चल करके इस बंगाल गजट में सरकार की आलोचनात्मक खबरें प्रकाशित की जाने के कारण इसके प्रेस को जब्त कर लिया गया, बंद कर दिया गया इसके प्रेस को। हालांकि इससे पहले भी 1780 के पहले भी लगभग 1766 के आसपास बंगाल में कंपनी के एक असंतुष्ट कर्मचारी ने एक अखबार निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। सफलता किसको मिली? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। हालांकि इसका भी जो प्रेस है ना वो कुछ समय बाद बंद हो जाता है, लेकिन प्रकाशन शुरू हो चुका था, बाकायदा छप करके बंटता भी था बंगाल गजट। लेकिन जो 1766 वाला जो है उसने प्रयास किया था, लेकिन उसका जो है छप नहीं सका था। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित परिषद और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य विवाद को लेकर के, तो दोनों के बीच ना काफी झगड़ा वगड़ा चलता रहता था। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। मैंने बताया कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये 1772 में गवर्नर के रूप में बंगाल आया था और 2 साल इसने गवर्नर के रूप में शासन किया। शुरू से ही इसकी जो नीति थी, मतलब इसको पहले ही ज्यादा पावर देकर के भेजा गया था, तो काफी महत्वाकांक्षी था। और 1773 में जो सबसे बड़ी घटना घटित होती है, मतलब घटना घटित होना तो नहीं बोलना चाहिए, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स को, मतलब कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है कि अब जो है बंगाल का गवर्नर वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब देखो नाम बदला, इससे भला क्या होगा? ऐसा नहीं है, नाम तो बदला ही बदला, साथ ही साथ इसको पहले से और ज्यादा शक्तियां मिल गई थी। अभी तक क्या हो रहा था? बंगाल का जो गवर्नर था वो केवल बंगाल का गवर्नर होता था। इसके अलावा जो मद्रास है, जो बंबई है, वहां के जो गवर्नर होते थे वो वहीं के गवर्नर होते थे। तीनों का जो है मतलब एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते थे। लेकिन ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। साथ ही साथ बंबई, मद्रास के जो गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ होंगे, उसके नीचे होंगे। ये जो है पूरी तरह से भारत में जितने भी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार है, चाहे बंगाल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बंबई हो, उन सभी क्षेत्रों का सर्वोच्च कौन हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसकी तो चांदी हो गई, लॉटरी लग गई। मतलब कि पहले गवर्नर था, अब तो भारत के जितने भी क्षेत्रों में अंग्रेज हैं उनका सुप्रीमो बन गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने बोला कि जो परिषद गठित की गई थी, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो बंगाल का जो प्रशासन है वो एक गवर्नर जनरल होगा, हाँ, और उसकी सहायता के लिए एक परिषद होगी, परिषद। और इस परिषद में, परिषद जिसको अंग्रेजी में काउंसिल बोलेंगे, इस परिषद में 4 सदस्य होंगे और एक गवर्नर जनरल। टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोग। परिषद के 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, टोटल मिलाकर के 5 लोग, ये मिलकर के बंगाल का प्रशासन देखेंगे। अब यहां पर होता ये था कि जो गवर्नर जनरल है, मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको परिषद के सदस्य पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि भाई ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है, तो जो भी वो काम करता ना उसको अड़चने डालने का ये लोग प्रयास करते थे। अच्छा,
तो ये जो 4 सदस्य थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मतलब उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं रखनी है, केवल उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। तो एक नाम याद रखेंगे, बोरवेल। ये अलग से याद रखना है आपको, बोरवेल। देखो, जो 1773 का जो एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें गवर्नर जनरल का भी नाम दिया हुआ था। मतलब कि बंगाल का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य मिलकर के चलाएंगे, और इन 5 लोगों का एक्ट में नाम भी दिया हुआ था। तो गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम दिया हुआ था, दूसरा नाम था बोरवेल। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है और बोरवेल है, ये लोग दोनों भारत में ही थे। शेष 3 सदस्य जिनमें से पहला है क्लेवरिंग, उसके बाद है फ्रांसिस, नाम याद रखना, पूछा जाता है। उसके बाद मॉनसन। ये जो 3 थे, ये 1774 में बंगाल आते हैं। कब? 1774 में। और ये लोग आते ही नौटंकी चालू कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं तीनों कि हम लोग जो हैं परिषद के सदस्य हैं, मतलब कि गवर्नर जनरल और उसके साथ मिलकर के शासन करने वाले लोग हैं। हम लोग बंगाल पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, हम लोग का ढंग से वेलकम भी नहीं हुआ। तो यहीं से ये लोग तमाशा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब भी इनकी बैठकें होती है, कोई निर्णय लेना होता है, तो लगातार ये लोग अड़चने डालना शुरू करते हैं। मतलब ये लोग सोचते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग बड़ा घटिया आदमी है, गलत तरीके से काम करता है, घूसखोर है, रिश्वतखोर है। तो इस कारण से अब यहाँ एक चीज और था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि ये जो 5 सदस्य हैं, 4 परिषद, एक गवर्नर जनरल, तो यहां पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो डिसीजन लिया जाएगा, वो बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत कैसा होगा? पहले ये 4 लोग वोट करेंगे। ये 4 लोग वोट करेंगे। अगर मान लो कि ये होता है 3+1, 3 लोगों ने किसी एक तरफ वोट दिया, एक ने किसी एक तरफ, तो यहां पर जो गवर्नर जनरल है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये 3 लोग किसी चीज को नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हाँ कभी ये होता है 2+2, मतलब 2 लोगों ने हाँ बोला, 2 लोगों ने नहीं बोला, तो उस परिस्थिति में वॉरेन हेस्टिंग्स अपना वोट दे सकता था। तो ये चीज की व्यवस्था की गई थी। अगर 3+1 होता है तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, मतलब कि गवर्नर जनरल, वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर 2+2 होता है तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार था। और इनकी जो बैठकें होती थी, परिषद की बैठकें, उसके लिए 3 सदस्यों का होना आवश्यक था। तो 3 लोग मिलकर के कोई बैठक कर सकते थे। तो इस टाइप से व्यवस्था की गई थी। और इनका जो झगड़ा है ना परिषद और गवर्नर जनरल के बीच, एक समय में इतना बढ़ गया कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने बोला, भैया भाड़ में जाए गवर्नर जनरल का पोस्ट, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने इस्तीफा दे भी दिया था, मतलब कि रिजाइन कर दिया था। और उसके जगह में एक दूसरा गवर्नर जनरल भेजा भी गया था, बाकायदा उसने शपथ भी ले लिया। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको लगता है कि भाई मैं बड़ी गलती कर रहा हूं, ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए। ये 1776 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1776 में इसने रिजाइन किया हुआ था, और बाद में फिर से इसने अपना जो इस्तीफा है वापस ले लिया, और कंपनी ने इसको फिर से गवर्नर जनरल का पद दे भी दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो था जो अपना रेगुलेटिंग एक्ट और परिषद के साथ झगड़े वगड़े। अब देखिए, एक केस आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बंगाल का एक ब्राह्मण था, काफी समृद्ध व्यक्ति था, नंद कुमार। ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के पीछे पड़ा हुआ था। मतलब देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स, जैसा ये लोग बोलते थे ना कि ये बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, तो कई हद तक बातें सही भी थी। जब वो गवर्नर के रूप में आया था तो उस समय भी उसने कई सारी ऐसी चीजें की थी। हाँ, उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद उसको और ज्यादा पावर मिल जाता है, तो और भी कई सारी मनमानियां वो करता है। तो कहीं ना कहीं नंद कुमार, इसका सरनेम शायद सेन था मेरे ख्याल से, नंद कुमार सेन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सॉरी, तो जो नंद कुमार सेन, देख लेना इसको सेन है या क्या है। तो जो नंद कुमार है, जब इसको पता चलता है कि जो काउंसिल के जो सदस्य हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं करते हैं, उसके खिलाफ वो लोग जाते हैं, तो इसको बल मिलता है कहीं ना कहीं, चलो अब जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कुछ करते हैं। तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर आरोप लगाता है कि
जो बंगाल के भूतपूर्व जो नवाब थे मीर जाफर, उसकी जो विधवा थी मुन्नी बेगम, तो मुन्नी बेगम को अपने बेटे मुबारक उद दौला के संरक्षक बनने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लिए थे। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मुन्नी बेगम। देखो मुन्नी बेगम ये कौन थी, मीर जाफर की विधवा पत्नी थी मुन्नी बेगम। इसका बेटा था मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला, कई स्थानों पर इसको ना मुबारिक उद दौला भी लिखा जाता है। तो मुबारिक उद दौला ये अल्पवयस्क था, तो इसको नवाब बनाना था। मुन्नी बेगम इसकी संरक्षिका थी, तो मुन्नी बेगम मुबारक उद दौला की संरक्षिका बनने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को 3.5 लाख रुपए रिश्वत दी थी। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही डिमांड किया था, ऐसा आरोप लगाता है कौन, नंद कुमार, कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए रिश्वत लिए। अब जब ये चीज वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलती है, आग बबूला हो जाता है कि भाई कौन है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, हम यहाँ के सुप्रीमो हैं, सब कुछ है, वो भड़क जाता है। और जो नंद कुमार है इस चीज को फिर कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के जाता है, और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है एलिजा इम्पे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स का बड़ा खास दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, अच्छा दोस्त होता है। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स वहां अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और यहाँ ये जो परिषद है ये भी उतना कुछ खास कर नहीं पाती है, और नंद कुमार के ऊपर ना कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ एक और व्यक्ति का नाम आता है मोहनलाल, मोहनलाल या फिर मोहन कुमार, सॉरी इसको नहीं लिखता मैं, मोहनलाल या मोहन कुमार कुछ नाम है इसका, चलो मोहन ही ध्यान रखना, मोहन। तो जो मोहन है वो भी पुराना उसके ऊपर आरोप लगाया हुआ था जालसाजी का, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिल जाता है। और यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स नंद कुमार के ऊपर जालसाजी का आरोप लगाता है और आरोप सिद्ध भी कर देता है, और नंद कुमार को यहाँ मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, आगे इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, ये जो परिषद के लोग हैं। इसके अलावा जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड जाता है, वहाँ भी इन सब चीज़ों की आलोचना होती है। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स जब वापस जाता है ना, उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, बताऊंगा मैं अभी आखिर में। तो नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है, उसको मृत्युदंड दे दी जाती है। अब यहां पर ध्यान रखना, हमारे भारत में इससे पहले जालसाजी के लिए कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जालसाजी मतलब जाली पेपर वेपर बना करके कोई धोखाधड़ी का काम करना, तो इस टाइप की घटनाओं के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से नंद कुमार को दोषी साबित कर देता है और उसको मृत्युदंड दे देता है। तो ये वाला मामला पूछा जाता है किससे रिलेटेड था, तो इसको ध्यान रखना। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। अब हम लोग ना बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर विदेशों से संबंध, मतलब कि इसकी विदेश नीति क्या थी। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहला चीज़ तो मुगलों के साथ इसका कैसा संबंध था, तो मैंने शुरू में बताया कि जो पेंशन था 26 लाख रुपए, उसको बंद किया गया। अवध के मामले को अगर हम लोग देखें तो अवध के नवाब को 50 लाख रुपया मांगा गया, कड़ाई इलाहाबाद उसको सौंपा गया। इसके अलावा अवध के नवाब के साथ एक संधि की गई, बनारस की संधि। बनारस की संधि ध्यान रखना 1773 में हुआ था बनारस की संधि। अवध का नवाब इस समय था शुजाउद्दौला, तो इसके साथ संधि होती है। तो इस संधि के तहत कई सारी चीज़ें अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते हैं, रुहेलों के साथ हेल्प करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो ये 1773 में बनारस की संधि। इसके बाद जब अवध के नवाब की डेथ हो जाती है ना 1775 आसपास में, तो अंग्रेज अवध के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जो नवाब था उसने हमसे कुछ पैसा उधार लिया था जो कि उन्होंने नहीं चुकाया था। और अवध की जो बेगमें होती हैं, नवाब की जो विधवा बेगमें होती हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हमको हमारा पैसा दो, नहीं दोगे तो फिर हम जो है पूरा जो प्रॉपर्टी है उसको जो है अपने कब्जे में ले लेंगे, जब तुम पैसा दे दोगे तो फिर वापस करेंगे। तो इस टाइप की नीति उसने चलाई थी। तो अवध की बेगमों के विषय में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बनारस का जो लोकल राजा था ना, बनारस की संधि हुई थी वो अलग चीज है 1773 में। इसके अलावा बंगाल का एक लोकल राजा था जिसका नाम था चैत सिंह, मैं नाम लिख देता हूँ। ये लोकल राजा था बंगाल का, बनारस का चैत सिंह। जब अपना जो शुजाउद्दौला उसकी जब डेथ होती है ना, तो ये जो बनारस है चैत सिंह, इस पर
अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं, मतलब कि चैत सिंह को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और जो चैत सिंह बनारस का जो लोकल राजा था वो अवध के नवाब को टैक्स वगैरह देता था, क्योंकि वो पहले उसके अधीनस्थ था। तो अब वो जो है ये चीजें अंग्रेजों को देने लगा। तो अंग्रेज जो है ना इससे भारी पैसा मांगते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स समय समय पर कि इतना दो उतना दो इस टाइप से, तो इसको काफी परेशान करते हैं। और ये भी जो चीज है ना, चैत सिंह वाला भी जो मामला है ना, इसकी भी बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है कि मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर बड़ा गलत तरीके से इसके साथ बिहेव किया। इसके अलावा अवध की बेगमों के साथ भी उसने जो व्यवहार किया उसकी भी बहुत आलोचना की जाती है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद कुछ दूसरे युद्धों की हम लोग बात करें तो रुहेला युद्ध, रुहेला ये कौन थे? तो रुहेलखंड। जब हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ रहे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने बताया था रुहेला सरदार नजीबुद्दौला के विषय में, जो रुहेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर लिया था। तो वही रुहेला जो है अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। ये 1774 के आसपास अंग्रेजों और रुहेलों के बीच युद्ध हुआ था, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, माफी चाहूंगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था आपका 1775 से 82 तक, साल बाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। उसके बाद अगला चीज याद रखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये द्वितीय था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये भी जो है अपने क्या कहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। प्रथम वाला जो है पहले हो गया था, तो ये हुआ था आपका 1780 से 84 तक। तो ये विदेश नीति इसकी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। रुहेला युद्ध 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो ये विदेश नीति। इसके बाद विदेश नीति के अलावा दूसरी चीजें अगर हम लोग देखें तो 1774 में 1774 नहीं, 1784 में एक नया एक्ट पारित होता है जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, जो वॉरेन हेस्टिंग्स जो यहाँ बड़ा आक्रामक, मतलब कि बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहा है, उसकी जो भू राजस्व व्यवस्था है वो बिल्कुल असफल है, काफ़ी सारे युद्धों में उनको असफलता का सामना करना पड़ा। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें अंग्रेजों की स्थिति कमजोर थी। वहीं जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, हालांकि अंग्रेजों की स्थिति इसमें कमजोर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कुछ लगा भी नहीं, काफी नुकसान हुआ उनको। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स की जो दूसरी नीतियां थी, चाहे वो नंद कुमार का मामला हो, चाहे फिर वो बनारस के शासक चैत सिंह वाला मामला हो, अवध की बेगमों से संबंधित मामला हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये बोला गया था कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपनी आत्मरक्षा के अलावा, मतलब कि वो जो है अपनी रक्षा के अलावा युद्ध वगैरह से बचेगी। इस टाइप से बोला गया कि आपको जो है युद्ध वगैरह से बचना है, और भी कई सारे इसमें पॉइंट थे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो पिट्स इंडिया एक्ट को स्वीकार नहीं करता है, बोलता है कि हमको ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसको यहाँ लागू होने नहीं दूंगा। लेकिन उसको बोला जाता है कि भाई तुमको लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो टस से मस नहीं होता है, सीधा बोलता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, गवर्नर जनरल का पद छोड़ रहा हूं। और वो जो है 1785 में इस्तीफा दे देता है और ब्रिटेन वापस चला जाता है। 1785 में इसने इस्तीफा दे दिया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट से नाराज होकर के 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस जाता है तो वहां की जो संसद होती है ना, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है वहां पर,
तो वहां पर उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। देखो जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है ना, वो राष्ट्रपति टाइप का पद हुआ करता था, तो इसी कारण से ब्रिटेन की संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। और ये वाला जो केस है ना, लगभग 7 साल तक चलता है महाभियोग की प्रक्रिया। 1788 में ये शुरू हुआ था और 1795 तक चला था, लगभग 7 वर्ष। और अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें बिल्कुल दोषी साबित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर जो महाभियोग चलाया गया था, जो भी आरोप लगाया गया था, उससे वो साफ बरी हो जाता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए जाते हैं। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स और गवर्नर प्लस गवर्नर जनरल के रूप में भारत में उसका कार्यकाल। उसके समय में जो भी कार्य हुए, जो भी घटनाएं घटित हुई, उन सबको हम लोगों ने डिटेल में देखा। फिर भी अगर कोई चीज छूट गया हो, ऐसा अगर आप लोगों को लगता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है, कहीं भी आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, कहीं पर कुछ गलत लिखा, मतलब कि कोई मुझसे मिस्टेक हो गया, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आने वाले वीडियोज में आप लोगों को अपडेट दे सकूं। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे के गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।